Hi, this is Priyanka Chopra and you're watching Channel Y. The biggest South Asian media group, Y Media. Y Media Group, established in 2001, is a media company with a 360-degree approach in reaching our audience over 5 platforms: television, radio, newspaper, online news portal, and mobile app. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian pop. Hi, I'm Amitabh Bachchan and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan and you're listening to South Asian Pulse. अब हर दिन सुने GTA का नंबर 1 रेडियो स्टेशन FM 91.9 All English, 24/7 television network, and Y Media Plus. You are watching Channel Y. Channel Y. Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be back. Online, SouthAsianDaily.com. The biggest South Asian media group, Y Media. हेलो एवरीवन, माय नेम इज युधिर जसवाल. आई एम द ग्रुप एडिटर एट वाई मीडिया. वाई मीडिया ग्रुप की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. एडिटर्स टेक में आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार इंडिया में क्या मीडिया आज़ाद है. क्यों ज़रूरत पड़ी आज हमको ये बात करने की कि क्या इंडिया में मीडिया आज़ाद है. हाल ही में आप सबने न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी. एनडीटीवी के 2 डायरेक्टर्स ने एक अलग कंपनी जो है RRPR होल्डिंग्स इंक, उससे रिज़ाइन कर दिया है. कुछ मीडिया ने तो ये भी खबर जारी कर दी कि राधिका रॉय और प्रणब रॉय ने एनडीटीवी को अलविदा कह दिया. खैर, अभी उन्होंने इस एनडीटीवी को अलविदा नहीं कहा. एक और कंपनी जो इन्हीं के नाम पर थी, उसको कैसे उन्होंने अलविदा कहा, क्यों रिज़ाइन किया, उस पर भी बात करेंगे. क्या मीडिया आज़ाद है, इज़ इंडियन मीडिया फ्री, इस पर भी बात करेंगे. और साथ में एक और बड़ी डेवलपमेंट जो हमने रिसेंटली देखी, रवीश कुमार जो एक बहुत ही फेमस पत्रकार है एनडीटीवी के, उन्होंने भी रिसेंटली रिज़ाइन कर दिया. उन्होंने अलविदा कह दिया एनडीटीवी को. क्यों हुआ ये सब कुछ? क्या इंडियन मीडिया आज़ाद है? एनडीटीवी का फ्यूचर क्या है? इंडियन मीडिया का फ्यूचर क्या है? और अगर गौतम अदानी जैसे बिलियनियर एनडीटीवी को टेक ओवर कर रहे हैं तो इससे एनडीटीवी पर क्या फ़र्क पड़ेगा और क्यों टेक ओवर कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और इससे पहले मुकेश अंबानी जिन्होंने के न्यूज़ 18 और वो सारे बड़े नेटवर्क को टेक ओवर किया था, तो उससे न्यूज़ 18 पर क्या असर पड़ा था. सो बहुत सारी चीज़ें आज एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे इस एडिटर्स टेक में. लेकिन बड़ी खबर शुरू करने से पहले आज एडिटर्स टेक में आइए सुनते हैं रवीश कुमार ने अपना इस्तीफा क्यों दिया. पहले ज़रा उनकी ज़ुबानी सुनते हैं, फिर इसके ऊपर एडिटर्स टेक में एनालिसिस करेंगे. नमस्कार, मैं रवीश कुमार. आपका अंदाज़ा सही है कि क्या कहने जा रहा हूँ, लेकिन गुजारिश है कि जो भी कह रहा हूँ उसे धीरज के साथ सुनिएगा. भारत की पत्रकारिता में स्वर्ण युग तो कभी था भी नहीं, लेकिन आज के दौर की तरह भस्म युग भी नहीं था. भस्म युग से मेरा मतलब है जहाँ इस पेशे की हर अच्छी बात तेज़ गति से भस्म की जा रही हो. यह दिन भी आना ही था. इस देश में अलग अलग नाम वाले अनेक चैनल हो गए हैं, मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही. उसका परिवेश, उसका इकोसिस्टम, पत्रकारिता का और माहौल सब खत्म कर दिया गया है. मगर पत्रकारिता करने और कराने का दावा भी सब कर रहे हैं. खासकर वो भी कर रहे हैं जो उसी सत्ता का हिस्सा माने जाते हैं, उसी के रूप में देखे जाते हैं. क्या वाकई ही सब कुछ खत्म हो गया? क्या सच में हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में पत्रकारिता खत्म हो गई? रवीश कुमार तो यही कह रहे हैं कि स्वर्णिम युग तो कभी था भी नहीं और अब ये भस्म युग आ गया. सो उनके मुताबिक कभी भी गोल्डन एरा इंडियन मीडिया का था ही नहीं, ये रवीश कुमार जी कह रहे हैं. और उनका कहना है कि अब कुछ भी नहीं रहा, पत्रकारिता, जर्नलिज्म जो है वो सब खत्म हो गई. सो क्या वाकई सब खत्म हो गई है? क्या इंडियन मीडिया फ्री नहीं है? खैर, इस मुद्दे पर ज़रूर आएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा कॉन्टेक्स्ट समझ लें कि आखिरकार हुआ क्या है. व्हाट आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स, देन मे बी आई कम टू द ओपिनियन साइड. बट पहले हुआ क्या है, क्रम क्या है, वो ज़रा जानने की कोशिश कर लेते हैं. हम सब जानते हैं कि 1988 1988, मुझे याद है कि मैं बड़ा
छोटा था और आप में से बहुत सारे लोग उस दौर में 1980s में, लेट 1980s में, क्योंकि 1988 में द वर्ल्ड दिस प्रोग्राम शुरू हुआ। द वर्ल्ड दिस वीक प्रोग्राम बहुतों का पसंदीदा प्रोग्राम था, मेरा भी वो पसंदीदा प्रोग्राम था, और इसको प्रोड्यूस करते थे और होस्ट भी करते थे, हम सब जानते हैं, प्रणब रॉय। सो दिल्ली के GK1 की बेसमेंट से ये जो मीडिया का काम शुरू हुआ, जहाँ पर कि ये बातचीत शुरू की गई द वर्ल्ड दिस वीक, और दूरदर्शन पर, इंडिया में तब दूरदर्शन ही था, तो वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। लोगों ने बड़ा पसंद किया। धीरे धीरे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट आनी शुरू हुई, स्टार के साथ अलायंस हुआ, फिर स्टार के अलायंस के बाद, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट के बाद प्रणब रॉय और उनकी वाइफ राधिका रॉय ने इसको और आगे बढ़ाया, बड़ी कड़ी मेहनत की, और NDTV, इंडिया का पहला प्राइवेट 24/7 चैनल लॉन्च किया। और चैनल एक नहीं, 2 चैनल, अगर हम न्यूज़ की बात करें, NDTV 24/7 जो कि इंग्लिश का चैनल, और NDTV इंडिया जो कि हिंदी का चैनल। अब ये चैनल आ जाते हैं, अब इसको जरा थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड आज के दौर में करते हैं 2022 में। आज इंडिया में 400 के आसपास न्यूज़ चैनल है। जी हाँ, आपने सही सुना, 400 न्यूज़ चैनल्स आज इंडिया में ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये पहला था। आज अगर हम बात करें, इतना आसान नहीं रहा एक न्यूज़ चैनल को चलाना, फाइनेंशियल चैलेंजेस भी आते हैं। सो इस दौर में NDTV के पास भी बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस आए। 2009 में, क्योंकि फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, तो प्रणब रॉय और राधिका रॉय जी ने उधार लिया, लोन लिया, कितने का? 403 करोड़ का, 403 करोड़ का उन्होंने लोन लिया। विश्व प्रधान प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी से उन्होंने जाके लोन लिया, और किस कंपनी के ऊपर लिया? RRPR। ये जो RRPR कंपनी है, ये राधिका रॉय और प्रणब रॉय जी के नाम पर RRPR ये कंपनी, इसके ऊपर उन्होंने 403 करोड़ का लोन लिया। अब जिस कंपनी, विश्व प्रधान प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी से उन्होंने ये लोन लिया, उस कंपनी ने लोन तो दे दिया 403 करोड़ का, पर साथ ये भी कंडीशन हो गई कि अगर आप लोन वापस नहीं कर पाए तो उस सूरत में जो शेयर RRPR का NDTV में शेयर है, वो टेक ओवर ये प्राइवेट कंपनी कर लेगी, क्योंकि अगर आप वापस नहीं करते तो क्या करेंगे। तो मान गए इस सूरत में कि ठीक है, अगर हमने वापस नहीं किया तो वो कंपनी जो है इसको टेक ओवर कर लेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि आप जानते ही हैं न्यूज़ बिजनेस में चैलेंजेस बहुत है, और NDTV भी इन सभी चैलेंजेस से बहुत देर से जूझ रहा है। और 2009 में वो बड़ा चैलेंज दूर करने के लिए, और उससे पहले भी लोन कई बार कोई ICICI बैंक से या फॉरेन इन्वेस्टर्स आते रहे हैं, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट किसी न किसी तरह NDTV में आती रही है, और NDTV का सिलसिला चलता रहा। अब 2009 में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के चलते ये जो लोन लिया था 403 करोड़ का, ये वापस नहीं किया गया, जिसके चलते जो कंपनी थी उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो शेयर है, जो इस कंपनी का शेयर था, RRPR कंपनी का शेयर था, जो राधिका रॉय जी और प्रणब रॉय साहब का जो शेयर था NDTV में 29% से थोड़ा सा ज़्यादा, तो वो टेक ओवर कर लिया उस कंपनी ने। अब वो जो कंपनी ने पैसा कहाँ से लाई थी? उस कंपनी ने कहीं ना कहीं वो पैसा जो है वो मुकेश अंबानी यानी रिलायंस से सोर्स किया था। सो इसका मतलब उस समय ही 2009 में ही कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व NDTV में हो चुके थे। वैसे मुकेश अंबानी जी के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने न्यूज़ 18 जैसा बड़ा नेटवर्क जो है वो उन्होंने खरीदा, और CNN IBN7 वो सारा उन्होंने टेक ओवर कर लिया। अगर आपको याद हो तो उस दौर में राजदीप सरदेसाई, उनकी वाइफ सागरिका घोष, वो सब लीड किया करते थे। अब राजदीप जी वो छोड़ चुके हैं सारा, और न्यूज़ 18 का वो पूरा नेटवर्क जो है वो अब मुकेश अंबानी जी के पास है, रिलायंस के कंट्रोल में है। और राजदीप जी अब एक डिफरेंट न्यूज़ चैनल पर आते हैं। सागरिका घोष जी भी अपने ऑथर हैं, लिखती हैं, तो वो भी आपको नज़र आती हैं अलग अलग जगह। तो इस तरह से ये तो मुकेश अंबानी जी की बात रही। अब बात करते हैं कि आखिरकार NDTV को टेक ओवर करने की बात आप सबने सुनी कि गौतम अदानी जी कहाँ पिक्चर में आ गए। अब गौतम अदानी जी, क्योंकि आपको पता है कि पहले तो मुकेश अंबानी ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, रिचेस्ट पर्सन इन एशिया, और दुनिया के टॉप 10 जो सबसे अमीर लोग हैं उनमें मुकेश अंबानी जी का नाम आता था, आज भी आता है। आज भी अगर आप टॉप 10 की लिस्ट निकालें, फोर्ब्स टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं नाम नजर आ जाएगा मुकेश अंबानी साहब का। लेकिन अब गौतम अदानी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनकी भारत सरकार से अच्छी बनती है और बहुत तेज़ी से अपना बिजनेस वो ग्रो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो गौतम अदानी है, अब ही हैज़ बिकम वेरी पावरफुल, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, एशिया, और आज तो वो टॉप 3, टॉप 5 में रहते हैं। फोर्ब्स की लिस्ट ऊपर नीचे होती रहती है, तो वहाँ गौतम अदानी बहुत पावरफुल है। इस दरमियान AMG एक मीडिया कंपनी उन्होंने वो भी लॉन्च कर दी है, और AMG जो उनकी मीडिया विंग है वो लगातार कुछ कंपनीज जो है वो खरीद रहा है। और इस दरमियान उन्होंने जो RRPR के शेयर्स थे, जो आगे
विश्व प्रधान के पास गिरवी रखे गए थे वो गौतम अदानी साहब ने खरीद लिया। अब जब गौतम अदानी साहब ने खरीद लिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि गौतम अदानी जो है इस 29% का जो शेयर था RRPR के जरिए NDTV में, गौतम अदानी उस 29% शेयर के कंट्रोल में आ गए, उसके मालिक बन गए। और जब वो उसके कंट्रोल में आ गए तो फिर ये जो खबर हमने सुनी कि रेजिग्नेशन दिया, ये रेजिग्नेशन उस RRPR कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पर था, क्योंकि पहले तो RRPR जो कंपनी थी वो राधिका रॉय जी की और प्रणब रॉय साहब की थी, लेकिन अब क्योंकि वो गौतम अदानी ने खरीद ली है तो फिर वहां से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया RRPR से। लेकिन NDTV में अभी भी राधिका रॉय जी का और प्रणब रॉय जी का हिस्सा बरकरार, क्लोज टू 31-32% जो है वो यहाँ पर हिस्सा उनका बरकरार, अगर हम दोनों का शेयर मिला लें। अब सेबी का एक रूल है कि अगर 25% से ज़्यादा कोई भी कंपनी जो है वो किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में अगर शेयर लेती है, हालांकि सेबी के अपने रूल्स जो है उनको फॉलो करना पड़ता है, टेक ओवर वो हर चीज़ बड़ी क्लोजली मॉनिटर करती है, तो क्योंकि 25% से ज़्यादा शेयर्स आ गए तो इनको ओपन मार्केट में ऑफर देनी है कि यस, क्योंकि अगर कोई भी ये ना चाहे, फर्ज कर लीजिए कि किसी के पास NDTV के 2% शेयर हैं, 1% शेयर हैं, 5%, 10% शेयर हैं, तो हो सकता है वो ना चाहें कि गौतम अदानी अब टेक ओवर कर रहे हैं तो वो अपने शेयर्स बेचना चाहे, क्योंकि 25% से ज़्यादा एक बहुत बड़ा शेयर आ गया, बहुत बड़ा कंट्रोल आ गया, तो ओपन ऑफर उनको देनी पड़ेगी, जो उन्होंने दी गौतम अदानी ने। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर जिक्र कर दूँ कि इस दरमियान अभी कौन टेक ओवर करेगा, कौन NDTV को चलाएगा, ये बातचीत चल रही थी, और कहीं ना कहीं जो खबर आई है उसके मुताबिक प्रणब रॉय जी और राधिका रॉय ने ये कहा कि ये हॉस्टाइल टेक ओवर है, हमें तो पता ही नहीं है, इतना बड़ा शेयर उन्होंने ले लिया। और बहुत सारे और लोगों ने भी, इस एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया, कांग्रेस पार्टी इंडिया में उन्होंने भी हाईलाइट किया कि हॉस्टाइल टेक ओवर है, मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है, NDTV को बंद करने की कोशिश की जा रही है। सो ऐसी खबरें भी आई। हालांकि गौतम अदानी ने अपना पक्ष जरूर रखा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में गौतम अदानी ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं करेंगे। ये उनका कहना है, अब करेंगे नहीं करेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। ये वो कह रहे हैं गौतम अदानी कि हम NDTV में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि मैंने ऑफर किया प्रणब रॉय को कि आप चेयरमैन इसी तरह बने रहें, आप लीड करते रहें, ठीक है, कंट्रोल तो उनके पास आ गया। और साथ साथ उन्होंने ये इशारा भी दिया कि सरकार की आलोचना तो होनी चाहिए, लेकिन अगर सरकार कोई अच्छा काम करती है तो वो भी दिखाया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो टोन है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेलो डाउन, थोड़ी धीमी जो है वो ज़रूर होएगी NDTV में, ऐसा लग रहा है। अब इस दरमियान जब सेबी के बाद ऑफर दे दिया कि ठीक है कि अगर और लोगों ने भी अपने शेयर देने हैं तो और शेयर खरीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर इनके शेयर जो हैं वो 50% या 51%, 54% हो जाते हैं तो फिर गौतम अदानी के पास पूरा कंट्रोल NDTV का आ जाएगा। और खबर आ रही है कि कुछ लोग और तैयार हो रहे हैं अपने शेयर उनको देने के लिए। और इस दरमियान बहुत तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन वो ज़्यादा हम डिटेल नहीं डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट्स ऑल हियर से राइट नाउ। कल को जो चीज़ कंफर्म होगी, हमारी कोशिश है वाई मीडिया पे वही शेयर करें। सो इस दरमियान उनके बड़े पत्रकार रवीश कुमार, उनका इस्तीफ़ा जाता है, ये भी कंफर्म है कि रवीश कुमार वहाँ से इस्तीफ़ा दे देते हैं। और इस्तीफ़ा देते समय हमने आपको भी वीडियो प्ले किया कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किए कि आज इंडिया में स्वर्णिम युग तो पहले ही नहीं था मीडिया का, आज मीडिया बिल्कुल ख़त्म हो गया है और जर्नलिज्म बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या कभी स्वर्णिम युग था, और अब गौतम अदानी ने अगर NDTV को टेक ओवर कर लिया तो क्या इससे इंडिया में जो मीडिया है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, जर्नलिज्म क्या बिल्कुल ख़त्म हो गई? इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रणब रॉय और राधिका रॉय जी ने जो अचीव किया वो बहुत कमाल का अचीव किया। हालांकि ठीक है, कुछ लोग उन पर बात ज़रूर करेंगे, एलीटिस्ट मीडिया है, एलीट लोगों को ही ज़्यादा लेते थे पहले, काम पर भी उन्हीं को रखते थे, उनके जो वहाँ काम मांगने आते थे या जो जर्नलिस्ट भी आते थे उनके पेरेंट्स या उनका भी CV देखा जाता था। बहुत सारी ऐसे एलिगेशंस जो हैं वो लगते रहे। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता रहा है कि किसी ना किसी समय शायद कांग्रेस के भी करीबी रहे होंगे, ऐसे एलिगेशंस भी लगते रहे। नीर राडिया टेप्स का मामला अगर हम बात कर लें, बरखा दत्त जी के साथ बड़े सारे एलिगेशंस वहाँ पर कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं। उसके बाद अगर हम आज की बात करें तो कांग्रेस का साथ अब नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस पावर में नहीं रही, तो क्रिटिसिज्म जो है वो शायद सरकार का ज़्यादा होता है, कम होता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ज़्यादा सवाल खड़े किए जाते हैं NDTV के ऊपर डिफरेंट प्रोग्राम्स में, और इसके अलावा रवीश कुमार जी भी ज़्यादा शायद सवाल खड़े करते हैं, ऐसी बात करते रहे हैं। लेकिन मीडिया
अपना काम करना जानता है। सो पहली चीज़ कि प्रणब रॉय और राधिका रॉय जी ने एनडीटीवी बहुत ही कमाल का, बहुत अच्छा चैनल खड़ा किया। मैं ज़ाती तौर पे एज ए जर्नलिस्ट अगर बात करूं तो मैं बिल्कुल फॉलो करता रहा हूं एनडीटीवी को, और एनडीटीवी को एक क्रेडिट हमें देना पड़ेगा कि एनडीटीवी का जो कवरेज का स्टाइल था, स्पेशली अगर मैं बात करूं बजट को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाता है, ये आप प्रणब रॉय जी से सीखिए। इलेक्शन की कवरेज देखने का अगर कहीं मज़ा आता था शुरू से, बाकी चैनल्स भी अच्छी कवरेज करते हैं, तो वो शुरू से प्रणब रॉय साहब के साथ आता था, और जिस तरह से वो इलेक्शंस की कवरेज करते थे तो उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग, फैक्चुअल और मज़ेदार बना देता था। सो आज भी बड़ा मज़ा आता है कि जब वो बजट की कवरेज करते हैं और उनके मॉर्निंग शोज़, लाइफस्टाइल शोज़, सो एनडीटीवी एज अ पैकेज बहुत अच्छा एक आधारा बन गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म उनका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, लेकिन चैलेंजेस भी हैं एनडीटीवी के सामने, क्योंकि खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, शायद उतना एड रेवेन्यू है नहीं, और चैनल जहां वो एक था तो आज 400 चैनल्स आज इंडिया में चल रहे हैं। सो 400 चैनल्स में आपस में कंपटीशन भी है, टीआरपी की लड़ाई भी है। बहुत सारे लोग जो किसी समय काम किया करते थे एनडीटीवी में, आज वो एनडीटीवी के साथ भी नहीं है। चाहे हम बरखा दत्त जी की बात कर लें, इसके अलावा निधि राजदान जी आई, फिर चली गई, फिर आई, आती जाती रहीं बीच में। अर्नब गोस्वामी भी कभी एनडीटीवी का ही हिस्सा हुआ करते थे। रवीश कुमार जी एनडीटीवी का हिस्सा अब नहीं है। इसके अलावा अभिसार शर्मा जो एनडीटीवी से शुरुआत की, उसके बाद अलग एक और मीडिया चैनल पे चले गए, आज प्राइवेटली वो अपना काम करते हैं। सो बहुत सारे और लोग भी, अर्नब गोस्वामी भी एनडीटीवी का किसी समय बड़ा छोटा हिस्सा रहे होंगे, लेकिन एनडीटीवी का ही हिस्सा थे। और राजदीप सरदेसाई, और जब राजदीप सरदेसाई बैठते हैं वहाँ पर प्रणब रॉय बैठते हैं, और शेखर गुप्ता और बड़े और दिग्गज जब बैठते हैं और न्यूज़ कवरेज करते हैं, तो वाकई कवरेज देखने का मज़ा आता है एनडीटीवी पे। अब आते हैं मुद्दे पर। रवीश कुमार जी ने कहा कि अब पत्रकारिता ख़त्म हो गई, स्वर्णिम युग ख़त्म हो गया। सो ये बहुत सारे अहम सवाल उन्होंने खड़े किए, और मेन मुद्दा क्या है कि क्या इंडियन मीडिया फ्री है। देखिए, इट्स अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक की अपनी राय है। अब ये सारे एपिसोड तो अपने आपको बता दिया कि क्रम से क्या क्या कुछ हुआ। इसके बाद अलग अलग ओपिनियंस हैं, यहाँ से बात ओपिनियन की शुरू होती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि एनडीटीवी जो है सरकार के साथ बहुत सारे फ़ायदे भी उन्होंने लिए, ये सिस्टम जो कॉर्पोरेट सिस्टम की बात कर रहे हैं उसके भी फ़ायदे उन्होंने लिए, और आज कहीं ना कहीं उनको कांग्रेस का साथ या कॉर्पोरेट्स का साथ या कहीं ना कहीं पैसा लेने के कारण आज उनको ये बड़ा नुकसान सहना पड़ा। अगर वो अपना पैसा समय से वापस दे देते या लोन लेते ही ना, 403 करोड़ का लोन ना लेते, और लिया था तो वो समय से वापस कर देते, तो शायद आज गौतम अदानी साहब की एंट्री ना होती या मुकेश अंबानी साहब की इनडायरेक्ट एंट्री ना होती। दूसरा ये भी सवाल खड़ा किया जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार की आलोचना बहुत ज़्यादा की जाती है। जो समर्थक हैं उनका कहना है कि एनडीटीवी ही अकेला चैनल था जो ऑब्जेक्टिवली सारा कुछ करता था। वो जिंगोइज्म, वो शोर शराबा हमें एनडीटीवी पे नहीं नज़र आता था। रवीश कुमार में वो दमखम था कि वो हर एक से सवाल पूछ सकते थे और बिल्कुल निडर होके अपने जो जर्नलिज्म है, पत्रकारिता, वो किया करते थे। खैर, ये दोनों व्यू पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए, लेकिन एक चीज़ अगर हम ये कहते हैं कि अभी रवीश कुमार के जाने से या एनडीटीवी के ऊपर गौतम अदानी के आने के बाद अब मीडिया जो है वो फ्री नहीं रहा, तो मेरा एक बड़ा अहम सवाल है। 2009 में जब एनडीटीवी ने पैसे लिए तो कहीं ना कहीं वो पैसे के साथ लिंक तो मुकेश अंबानी का भी था, रिलायंस का भी था। तो क्या 2009 में ही वो आज़ादी ख़त्म हो गई? अब फ़र्क सिर्फ इतना आया कि गौतम अदानी के पास कंट्रोल आया, तब अंबानी के पास कंट्रोल था। और अगर हम इतने सालों से बात करें तो रवीश कुमार जी, अगर उनको किसी ने क्या रोका है, ये भी अहम सवाल बनता है। 2014 में मोदी सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार आने के बाद लगभग पिछले 8 सालों से सवाल तो रवीश कुमार जी लगातार खड़े करते हैं, और करने भी चाहिए। मीडिया का यही काम है कि वो सरकार से सवाल खड़े। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो अपोजिशन से ज़्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस से ज़्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि अगर 2014 के बाद सत्ता में बीजेपी है तो बीजेपी से ही सवाल होंगे, मोदी साहब से ही सवाल होंगे, माननीय प्रधानमंत्री से ही पूछा जाएगा कि देश का क्या हाल है। लेकिन क्या रवीश कुमार जी को कभी किसी ने रोका? क्या इंडिया की गवर्नमेंट ने रोका या प्रणब रॉय जी ने रोका? मुझे नहीं लगता प्रणब रॉय जी, क्योंकि मैंने कई पत्रकारों से सुना है कि प्रणब रॉय जी तो किसी को नहीं रोकते हैं। सो प्रणब रॉय जी ने नहीं रोका। क्या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने रवीश कुमार जी को कभी रोका कि आप ये बात ऑन एयर नहीं कर सकते हैं? और बहुत सारे और डिफरेंट चैनल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी सरकार के लिए बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं, फिर चाहे वो एनडीटीवी है, और बहुत सारे चैनल्स पर भी सवाल खड़े होते हैं। और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो इंडिपेंडेंटली भी अपने सवाल जो हैं भारत की सरकार के लिए वो खड़े करते हैं।
तो इंडियन मीडिया जो है उसमें बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा भी है जो किसी ना किसी अपने ज़ाते फ़ायदे के लिए, कि उनको कोई ना कोई पोजीशन मिल जाए, कोई राज्यसभा के मेंबर बन जाए या उनके मीडिया आधारे को कोई ना कोई फ़ायदा मिल जाए, तो बिल्कुल सरकार के गुणगान करते हुए साफ नज़र आते हैं। और कहीं ना कहीं वो एक लाइन टो करते हुए नज़र आते हैं कि जो भारत सरकार की तरफ से एक अच्छी लाइन दी है या नहीं दी वो तो वही जाने, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके गुणगान ही ज़्यादा करते नज़र आते हैं, उनके ऊपर सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। सो वो भी एक सेक्शन मीडिया का नज़र आता है। लेकिन दूसरी तरफ वो मीडिया भी है, अकेले रवीश कुमार ही नहीं है, अकेले एनडीटीवी नहीं है, यस ये तो करते ही हैं, लेकिन और पत्रकार भी हैं और भी मीडिया है, एक सेक्शन वो भी है जो लगातार सरकार से सवाल पूछता है। मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है कि आज के इस युग में आपको लगता है कि आज किसी को रोका जा सकता है। खुद रवीश कुमार ने ये कहा था कि अगर चैनल बंद हो जाएगा एनडीटीवी, वैसे बंद नहीं हो रहा है, कि अगर चैनल एनडीटीवी बंद हो जाएगा तो रवीश कुमार का कहना था कि किस संविधान में लिखा है कि सिर्फ स्टूडियो से ही हम खबरें पढ़ सकते हैं। रवीश कुमार ने कहा कि स्टूडियो से नहीं पढ़ेंगे तो सड़क पे पढ़ देंगे, सड़क से नहीं पढ़ेंगे तो घर से पढ़ देंगे, और जैसे नहाते वक्त हम गाना गाते हैं उस तरह खबरें पढ़ देंगे। ये खुद रवीश कुमार साहब का कहना है। और आज बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो आज भी लगातार अपने मीडिया हाउसेस छोटे छोटे खोल के बैठे हैं, चाहे वो यूट्यूब से प्रोग्राम कर रहे हैं, डिजिटली कनेक्टेड है। मैं एक प्राइम एग्जांपल आपको दे देता हूँ, शेखर गुप्ता साहब। शेखर गुप्ता साहब ने हाल ही में अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है और काफ़ी आज पॉपुलर है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो कोई केबल नहीं है। तो आज का जो मीडिया युग है विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर एक शेखर गुप्ता साहब अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकते हैं, बहुत सारे और जर्नलिस्ट हैं, आशुतोष ने अपना प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च कर दिया। विशाल शर्मा आज 4 साल हो गए हैं, वो यूट्यूब से अपना सारा कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको देखते हैं। बरखा दत्त हैं, उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना लॉन्च किया है, बहुत सारे लोग उनको देखते हैं। फिर चाहे द वायर है, न्यूज़ लॉन्ड्री है, द प्रिंट है, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आज आ चुके हैं। आज किसी को रोकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि डिजिटली अपनी बात जो है कही जा सकती है। सो मुझे ये लगता है कि अगर आपके कंटेंट में दम है, अगर व्यूअरशिप आपके साथ है, तो आज किसी को भी रोकना मुमकिन नहीं है। कोशिश ज़रूर की जा सकती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोशिशें नहीं होती हैं, कोशिश ज़रूर की जा सकती है किसी को रोकने की, पर किसी को भी रोक पाना आज के इस डिजिटल युग में संभव नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा एडिटर्स टेक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। युद्धवीर जसवाल को यहीं इजाज़त दें, इसी तरह जुड़े रहें वाई मीडिया के साथ। Hi, this is Priyanka Chopra and you're watching Channel Y. The biggest South Asian media group, Y Media. Y Media Group, established in 2001, is a media company with a 360-degree approach in reaching our audience over 5 platforms: television, radio, newspaper, online news portal, and mobile app. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse. Hi, I'm Amitabh Bachchan, and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan and you're listening to South Asian Pulse. अब हर दिन सुने GTA का नंबर 1 रेडियो स्टेशन FM 91.9। All English 24/7 television network and Y Media Plus. You are watching Channel Y. Channel Y. Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be back. Online, SouthAsianDaily.com, the biggest South Asian media group, Y Media.